नमस्कार, मैं अनिल शर्मा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत सत्यहिंदी.com से जुड़ने के लिए। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि कल मतलब जो कल गया उसमें जो जिन्होंने राज्यसभा का अपना नॉमिनेशन फाइल करा, उनका नाम है रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी की तरफ से। ये रवनीत सिंह बिट्टू कौन है और बीजेपी ने इनको खड़ा क्यों करा, और इनको खड़ा करने से क्या बीजेपी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत पैदा होगी या संभावना है? बिल्कुल है। रवनीत सिंह बिट्टू 3 बार कांग्रेस के टिकट पे चुनाव लड़े थे पंजाब से लोकसभा का, और तीनों बार जीते थे। अब के उन्होंने पाला बदला और वो गए बीजेपी में और चुनाव हार गए। उनको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया राज्यसभा के लिए, क्योंकि वो भी यूनियन मिनिस्टर भी हैं, मोदी जी की कैबिनेट में भी हैं। उनको बनाया उम्मीदवार राज्यसभा का। उन्होंने कल अपने पर्चा दाखिल करा। देखिए, जीतेंगे तो है ही, क्योंकि अनअपोज्ड है। कांग्रेस ने डिक्लेयर कर दिया कि हम अपना कोई कैंडिडेट उनके अगेंस्ट खड़ा नहीं करेंगे। पर एक्चुअली वो कहां से हैं? कांग्रेस से। तो क्या बीजेपी का एक तरह से जो नारा था कांग्रेस मुक्त भारत, वो अब कांग्रेस युक्त भारत हो गया है? क्या अगर आप राज्यसभा की लिस्ट भी देखें, जो लोग खड़े हो रहे हैं, उसमें आप पाएंगे मेजॉरिटी जो लोग हैं वो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं। तो क्या ये जो नारा है, ये एक तरह से मैं बोलूं देसी भाषा में फुस हो गया, और आप अपने आप को देख रहे हो कांग्रेस युक्त बीजेपी? कमाल है। देखिए, बिट्टू जी ने जब पर्चा दाखिल करा, उससे पहले कई लोग राजस्थान में इस पे नजर गड़ाए हुए थे कि उनको शायद चांस मिलेगा। वो लोग कौन थे? बड़े सीनियर लीडर्स थे। देखिए, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। बड़े सीनियर लीडर्स थे जिनको ये संभावना थी, या जो बेचारे ये मान के चल रहे थे, बेचारा बोलना ठीक नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, पर हां, वो लोग ये इंतजार में थे कि हमें शायद राजस्थान से विधानसभा का चुनाव हारने के बाद या तो हमें लोकसभा का टिकट दिया जाएगा, वो नहीं मिला, या हमें कुछ को मिला, कुछ को नहीं मिला, एक को मिला मैं बताऊं, और या हमें राज्यसभा में भेजा जाएगा। उनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया जब बिट्टू जी को यहां से नॉमिनेशन फाइल कराया गया। ऐसे लोग कौन हैं? मेरे जहन में 3 नाम आते हैं। देखिए, इन लोगों ने दौड़ भाग भी, देखिए मना तो सब करेंगे, हम तो पार्टी का काम करते हैं, पार्टी के सेवक है, पर दौड़ भाग खूब करी। कईयों ने मालाएं भी पहनाई, अमित शाह जी को जाकर भी पहनाई गई, प्रधानमंत्री से भी मिलने की कोशिश की गई, नड्डा जी से भी मिले, मालाएं खूब गई, मुलाकातें खूब गई हुई, पर उनका क्या फायदा मिला? मुझे लगता है उसका फायदा नहीं मिला। वो कौन है जो बड़े नेता जो एक आस लगाए बैठे थे? ज्योति मिर्धा, जो कि लोकसभा का चुनाव हारी थी और मिर्धा परिवार से आती हैं, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग जिनका होल्ड है नागौर बेल्ट में, ये माना जाता है, पर वो कंटिन्यूस चुनाव हारते आ रही है। इसलिए स्ट्रॉन्ग होल्ड कैसा है, इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड, क्योंकि नाथूराम मिर्धा की फैमिली से उनको माना जाता है, पर इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड तो मुझे लग रहा है रामनिवास मिर्धा की फैमिली का है, जिनके बेटे हरेंद्र मिर्धा अभी चुनाव जीत के और विधानसभा चुनाव जीत के विधानसभा के अंदर है कांग्रेस की तरफ से, या उनके पोते रघुवेंद्र मिर्धा जो अपना बहुत काम कर रहे हैं नागौर के अंदर, अपने खास तौर से खीमसर जाते आते रहते हैं, काम करते हैं, जनता के बीच में दिखते हैं। वो फैमिली ज्यादा दिखाई दे रही है बनिस्बत इस फैमिली के। एक तो आपको मैंने बताया ज्योति मिर्धा, दूसरा नाम है राजेंद्र राठौड़। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बोलूंगा राजस्थान के बड़े नेता हैं बीजेपी के। ना तो तारानगर से विधानसभा चुनाव हारने के बाद में ना तो आपको टिकट मिला लोकसभा का, ना आप जा पाए राज्यसभा। तो कहीं ना कहीं ये दिल में एक बुरा तो लगा होगा, दुख तो हुआ होगा, मैं मानता हूं। मैं सिर्फ चंद लोगों के नाम ले रहा हूं आपके सामने। देखिए, इन्होंने कभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्लेम नहीं करा है कि हम राज्यसभा जाना चाहते हैं।
पर ये आप अपना ओपिनियन खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये लोग कई बार दिल्ली गए, कई मालाएं भी गई, कई फूल भी गए, कहीं ना कहीं आस थी। बोलेगा कोई नहीं, बीजेपी में कोई देखिए बोलता नहीं है, बोलेगा कोई नहीं। तीसरे इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? वो थे सतीश पूनिया, जो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। पहले विधानसभा चुनाव हारे, लोकसभा का टिकट नहीं मिला, और उसके बाद में राज्यसभा में भी आपको कुछ नहीं मिला। हां, आपको हरियाणा का इंचार्ज बना के भेज दिया गया। तो क्या इससे खुश हो जाएंगे? मुझे लगता है दिल को कहीं ना कहीं एक टीस, जिसको मैं टीस बोलूंगा, वो शायद दिल में रहती है। वो पार्टी जो अपने आप को बोलती है कि ये संगठन, ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, उस पार्टी में कांग्रेस वालों को टिकट मिल जाता है, पर बेचारे बीजेपी वाले, फिर बेचारा बोला, फिर माफी चाहूंगा, पर जो लोग बीजेपी में जिन्होंने बरसों तक काम करा, वो बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे। बेचारा बहुत शब्द से निकल रहा है, उसके लिए माफी मांगते जाऊंगा। वो कुछ नहीं कर पा रहे, वो बैठे हैं, वो देख रहे हैं हमारी तरफ कभी ना कभी तो नजरें इनायत होगी। पर इसका अंतर क्या पड़ रहा है? इसका अंतर ये पड़ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी का, उसको ये लग रहा है कि एक पैराशूट से यहां पे आदमी आता है और वो जीत के चला जाता है, और यहां के जो लोकल लोग हैं उनको कुछ भी हासिल नहीं होता। सालों सालों जिन लोगों ने बीजेपी के लिए मेहनत करी, उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ऐसा लगता है और लगता होगा। देखिए, बोलेगा कोई नहीं, मैं फिर बोलूंगा, बीजेपी में ऐसे आगे आके बोलने वाले खुले में बहुत कम लोग मिलेंगे आपको, जो खुले में बोल सके। सब दबी जुबान में बात करेंगे आपसे। पर क्या जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जो मूल कार्यकर्ता है, क्या उसका काम दरी उठाना और सिर्फ झंडा दिखाना रह गया? क्या आपको ऐसा लगता है? और आके कोई और राज्यसभा की सीट ले जाता है, वो भी कांग्रेस का एक बंदा जो कि अभी एंट्री मारी और अभी उसको टिकट आपने दे दिया राज्यसभा का, तो क्या दूसरों को दुख नहीं होगा? क्या उन कार्यकर्ताओं को दुख नहीं होगा जो राजस्थान से जुड़े हुए हैं? उनको क्या मिला? उनको कुछ नहीं मिला। और यही राजस्थान में फैक्शनलिज्म को बढ़ा रहा है, और यही चीज मैं आपको बताता हूं आगे आने वाले 6 उपचुनावों में, बाय इलेक्शंस में, जो कि राजस्थान में होने वाले हैं, शायद अंतर डालेगी। मेरे को पूरी संभावना इस बात की लगती है। क्या जो राजस्थान का बीजेपी का कार्यकर्ता है, वो इन चीजों से खुश होगा या दुखी होगा? आप खुद बताइए। उनके काम वैसे भी भजनलाल सरकार में नहीं हो रहे। मुझे अपने एक दोस्त की ट्वीट याद आती है, जर्नलिस्ट हैं, बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़ा अच्छा ट्वीट करा भजनलाल गवर्नमेंट के बारे में, कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा है सरकार में। बताइए, हालत ये है, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट फाइल भेजता है, पास नहीं होती है, कई महीने पड़ रही थी। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, उन्होंने, मैं बोलूंगा, बहुत अच्छा ट्वीट करा है, बड़ा एप्ट ट्वीट है, बिल्कुल फिट बैठता है। सबसे पहले काम करना पड़ेगा बीजेपी को अपने संगठन को स्ट्रांग करने के लिए। मैं अभी बीच में आपको एक स्पीच सुनाता हूं राधा मोहन अग्रवाल की, जो कि बीजेपी के अभी यहां पर इंचार्ज बन के आए हैं, और आप लोग जानते हैं यूपी के रहने वाले हैं, और उन्होंने कल स्पीच दी, बड़ा ज्ञान बांटा, वो सुनिएगा, अभी आगे आप सुन पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस देश की अकेली पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित और विचार आधारित पार्टी है। हम नेता आधारित पार्टी नहीं है। किसी भी वर्तमान या निवर्तमान को, चाहे वो किसी भी पद पर बैठा हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, कुछ भी हो, यह भ्रम कतई नहीं पालना चाहिए कि यह संगठन उनके कारण सत्ता में आता है। इस संगठन को भजनलाल जी सत्ता में लाए हैं क्या? नहीं, आप जैसे कार्यकर्ता लेकर के आए, और पार्टी ने आपका सम्मान किया। आपके बीच में से कार्यकर्ता, खाटी कार्यकर्ता को निकाल करके आपका मुख्यमंत्री बना करके दिया। हम कार्यकर्ताओं के आधार पे चलते। स्पीच में क्या बोल गए वो? कि
पार्टी चलती है कार्यकर्ताओं से, तो क्या कार्यकर्ताओं का ध्यान रख पा रहे हैं आप? भाषण बड़े अच्छे लगते हैं, देखिए अग्रवाल साहब, भाषण बड़े अच्छे लगते हैं, पर क्या चल पा रही है? मुझे नहीं लगता है चल पा रही है। वो कार्यकर्ता जिसने दिन रात मेहनत करके बीजेपी को इस मुकाम तक पहुंचाया कि वो सरकार बना पाई, 114 115 सीटें ला पाई, आज वो बीजेपी का कार्यकर्ता हर जगह आपको दिखाई देगा बुराई करते हुए अपनी ही पार्टी को, क्योंकि उसके काम नहीं हो रहे। क्या भजनलाल गवर्नमेंट के अंदर ऐसा कुछ चल रहा है? देखिए, फैक्शनलिज्म में आपको पहले ही बोल चुका, बहुत बड़े लेवल पे है। आप बताइए, किरोड़ीलाल मीणा 3 जुलाई से रिजाइन करके बैठे, कोई डिसीजन नहीं। कमाल है। वो है मंत्री, नहीं है मंत्री, पता नहीं। क्या उन लोगों का कल भी जब आप स्पीच सुनेंगे उसमें शायद ये नहीं है इंगित, पर कई लोग उस मीटिंग के अंदर नहीं आए जो अग्रवाल साहब ने मीटिंग ली। उन्होंने ये कहा भी प्रेसिडेंट को, स्टेट प्रेसिडेंट को, कि आप ध्यान रखिए लोग कहां हैं, क्यों नहीं आए मीटिंग के अंदर। ये क्या दर्शाता है? बहुत लोग नहीं आए, आपको बताऊं, कई एमएलए नहीं आए। अगर मैं गलती पे फिगर पे नहीं हूं तो शायद 64 से और करीब 70 के बीच में एमएलए पहुंचे टोटल मिला के, आउट ऑफ 114। आप देखिए क्या हो रहा है राजस्थान में बीजेपी में। उस मीटिंग के अंदर यही नहीं पहुंच रहे, कई तो मंत्री भी नहीं पहुंचे, कई जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स होते हैं वो भी नहीं पहुंचे। आप क्या उम्मीद करेंगे? अभी कहां है वो जो बोलता है हम कैडर बेस्ड पार्टी है? कौन सा कैडर? अरे कुछ करिए। जिसने रिजाइन करा उस पर डिसीजन लीजिए। आज तक 8 महीने हो चुके, आज तक आप लोग ब्यूरोक्रेसी को रिशफल नहीं कर पाए। ज्यादातर वही ब्यूरोक्रेसी चल रही है जो अशोक गहलोत के टाइम पे थी। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि आपकी सरकार जो है ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे कि राजस्थान की जनता की क्या डिमांड है? राजस्थान की जनता चाहती है उनको पानी मिले, बिजली मिले, या जो आपदा आई, अतिवृष्टि की वजह से कई जगह बाढ़ आई, वहां पे जल्दी से रिलीफ मिले। ये 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर घूम के चौड़ी सड़कों पे और एरियल सर्वे करके आपको कुछ राजस्थान नहीं दिखेगा। आपको राजस्थान में घूमना पड़ेगा, आपदा को करना पड़ेगा हैंडल प्रॉपर वे से। बाढ़ में मैं मानता हूं भजनलाल सरकार का काफी हद तक फेलियर रहा है। जिन जिन एरियाज में अतिवृष्टि हुई वहां पे दिक्कत आई है। दूसरों का छोड़िए, जयपुर जो कैपिटल है उसमें क्या हालत हो जाती थी एक छोटी सी बरसात पे, लोगों को पता है आपके, क्योंकि नालियां ही साफ नहीं हुई थी। जब आप ब्यूरोक्रेटिक रन गवर्नमेंट करिए, देखिए ब्यूरोक्रेट को वापस चुनाव जीत के नहीं आना है, वो तो वापस अपनी कुर्सी संभाल लेंगे। चुनाव आप लोगों को जीतना है। आप बहुत कैडर बेस्ड पार्टी की बात करते हैं। अग्रवाल जी की मीटिंग के अंदर क्यों नहीं आए लोग? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बीजेपी को इसका रिप्लाई ढूंढना पड़ेगा। क्या दिक्कतें हैं पार्टी के अंदर? क्या कमियां हैं भजनलाल गवर्नमेंट के अंदर? क्या भजनलाल जी डिसीजन लेने में अपने आप को असहज महसूस करते हैं? क्या उनके मंत्री भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं? अरे आपने राइजिंग राजस्थान प्लान कर लिया दिसंबर में, और आप इन्वेस्टमेंट समिट, और उसके लिए आप जगह जगह घूमने जा रहे हैं, आप फॉरेन जा रहे हैं, इंडिया में भी घूमेंगे। क्या आप डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं? वो जो इन्वेस्टर है वो भी देख रहा है ये यहां पर क्या पॉलिसी पैरालिसिस है राजस्थान में, कौन डिसीजन ले रहा है समझ में नहीं आता। और ये दिक्कत जो है उसकी वजह से कौन सफर कर रहा है? जनता सफर कर रही है राजस्थान की। ये जो बिट्टू जी का कल नॉमिनेशन फाइल हुआ, आप अगर सोचते हैं इसके दूरगामी परिणाम नहीं होंगे तो आप गलती पे हैं, आप बहुत बड़ी गलती पे हैं। इसलिए अग्रवाल साहब की मीटिंग के अंदर भी कई एमएलए, कई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, कई मंत्री नहीं पहुंचे, और आप वहां पे खड़े होकर अग्रवाल साहब ने यह कहा कि हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है। कौन सा कैडर? कहां है कैडर? उनको लाइए, जगाइए। हमें नहीं दिख रहा, जनता को नहीं दिख रहा। जनता त्राहिमाम कर रही है कि सरकार कुछ तो काम करे। अरे जनता को छोड़िए, मैं कहता हूं कार्यकर्ता बेचारा फोन कर करके कहता है हमारे कहने से तो ट्रांसफर भी नहीं होता। दूसरे काम तो छोड़िए, कुछ डिसीजन बीजेपी को जल्दी लेना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी की मैं आपको बताऊं राजस्थान में आज की तारीख में हालत ज्यादा ठीक नहीं लगती। देखिए टाइम है,
इम्प्रूव कर सकते हैं, पर आज की तारीख में ज़्यादा ठीक नहीं लगती। आपका मेरे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ जल्द अपने नए वीडियो के साथ। शुक्रिया, धन्यवाद।